डियर फ्रेंड्स, मैं शालिनी राय आपको क्लास 6 के फर्स्ट लेसन सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में थोड़ा जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है, मानो आसमान में हीरे जड़े हों। पहले एक या दो बिंदु ही चमकते, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। उसमें से कुछ धुंधले होते हैं, कुछ चमकीले होते हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान ही चमकते हैं। और इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। तो आप अपने नोट्स के पहला टॉपिक डालेंगे पूर्णिमा, इसमें लिखेंगे पूर्ण चंद्रमा को हम लगभग महीने एक बार देख सकते हैं और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। और फिर दूसरा टॉपिक अमावस्या डाल करके लिखेंगे कि पूर्णिमा के 15 दिन के बाद हम चंद्रमा नहीं देख सकते और यह नए चंद्रमा वाली रात या अमावस्या कहलाती है। ठीक है। उसके बाद आती है कि खगोलीय पिंड क्या होता है। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, वो सारी वस्तुएं जो हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास इनकी अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। जो तारे हैं उनके पास अपनी खुद की प्रकाश होती है, खुद का एनर्जी होता है। और सूर्य जो है, हम पता सूर्य जो है वो भी एक तारा है। ठीक है। अब आते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है। तो रात्रि के समय आसमान को देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं, और ये जो आकृति होती है ये नक्षत्र मंडल कहलाती है। ठीक है। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी नक्षत्र मंडल का एक भाग है। मतलब ये भी एक प्रकार का जो है वो एक नक्षत्र मंडल है, और इसे हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। जो बहुत आसानी से पहचान में आता है वो स्मॉल बियर या सप्तऋषि है। आपने आकाश में कभी आप देखे होंगे तो 7 तारों का एक समूह होता है, उसे सप्तऋषि कहते हैं, जिसमें 4 तारे जो होते हैं वो एक तरफ होते हैं और 3 तारे ऐसे पूंछ की तरह बने होते हैं। देखने से लगता है ना क्वेश्चन मार्क है, वो सप्तऋषि होते हैं। और सप्तऋषि जो है वो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। ठीक है। अब आते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या है अभी। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। सप्तऋषि सहायता से कैसे जानेंगे। तो हम जब सप्तऋषि को देखते हैं तो उसमें संकेतक तारे आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए। उसके जो क्वेश्चन मार्क वाला जो कटोरी वाला हिस्सा होता है, उसके 2 तारों से एकदम सीधा एक रेखा मन में ऐसा कीजिए रेखा है खींची जाए, इमेजिन किया जाए, तो वो ध्रुव तारा की ओर आपको इंगित करेगी। मतलब वो ध्रुव तारा की ओर आपको दिखाएगी। अब आते ग्रह। ग्रह क्या है। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता। जैसे आपने तारा था खगोलीय पिंड सूर्य, उसका खुद का प्रकाश और खुद का ऊष्मा होता है तारों में, लेकिन कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा उनमें नहीं होती है, और वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं या प्लेनेट। और जिसमें हम रहते हैं पृथ्वी, वो भी एक ग्रह है, यानी पृथ्वी का अपना प्रकाश नहीं होता है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, और हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा जो है वो सूर्य ही है। अब आते हैं चंद्रमा। इसको चंद्रमा से पहले एक चीज़ जान जाते हैं कि जो इसको प्लेनेट पृथ्वी अपने ग्रह को प्लेनेट कहते हैं इंग्लिश में। तो प्लेनेट का क्या अर्थ होता है। प्लेनेट एक ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। तो हमारी जो पृथ्वी है
वो भी हमारी जो पृथ्वी है वो भी घूमा करती है, और पृथ्वी की तरह और भी जितने भी ग्रह है वो सारे ग्रह जो है वो घूमते हैं, इसलिए उनका नाम प्लेनेट रखा गया है। ठीक है। और एक नोट्स में आप बना लीजिएगा इधर कि पृथ्वी, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, और जितने भी ग्रह हैं वो बिना छल्ले के हैं, लेकिन पृथ्वी, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ठीक है। अब देखते हैं हमारी पृथ्वी का जो अगर आप बनाना चाहें तो अच्छा रहेगा नोट्स में, इससे आसानी होती है देखने में भी। देख लीजिए, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक डायग्राम है, देखिए एक डायग्राम है, इसमें सूर्य से ग्रह कैसे कैसे घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ, वो इसमें दिखाया गया है। ठीक है। अब इनकी दूरी दिखाते हैं। जैसे बुध है, ये आप डायग्राम बनाना चाहें तो बना लीजिएगा, नहीं बनाना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लिख जरूर लीजिएगा कि बुध जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिभ्रमण जो उनका काल होता है वो 88 दिन का होता है, परिभ्रमण काल, और घूर्णन जो होता है वो 59 डेज का होता है। शुक्र का है, शुक्र सूर्य के चारों ओर 255 दिन में चक्कर परिभ्रमण करती है, मतलब चक्कर लगा, परिभ्रमण बोलते हैं, चक्कर लगा, घूर्णन करते हैं, जो अपने ही अक्ष पे घूमती है। और शुक्र जो है वो अपने अक्ष पे 243 दिन में घूमने में उनको लगता है। पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है 365 दिन में, और अपने अक्ष पर एक दिन में ही घूम लेती है। मंगल जो है वो सूर्य के चारों ओर 687 दिन में परिभ्रमण करते हैं, और घूर्णन उनका एक दिन का होता है, और मंगल के पास 2 चंद्रमा है। हमारे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी के पास चंद्रमा की संख्या जो है वो, चंद्रमा जो है वो एक है। ये हमारा अपना मून जो हमको दिखता है चंद्रमा, ये पृथ्वी के पास सिर्फ एक ही चंद्रमा है। अब आते हैं बृहस्पति के पास। बृहस्पति जो है सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण काल इनका होता है 11 साल 11 महीने और लगभग 2 साल का। 11 साल 11 महीने मिलकर के लगभग 2 साल, मतलब वही 1 महीना कम 2 साल में। और अपने अक्ष पे घूमने में इनको 9 घंटे 56 मिनट लगते हैं। ये भी करीब 10 घंटे के करीब में ये अपने अक्ष पे घूमती है, और इनके चंद्रमा की संख्या 80 है। एनसीईआरटी के बुक में चंद्रमा की संख्या 53 दी हुई है, लेकिन कुछ त्रुटिवश एनसीईआरटी के बुक में गलत दी हुई है, लेकिन इनकी चंद्रमा की संख्या जो है अभी 80 हो गए हैं। शनि को भी सूर्य के चारों ओर घूमने में 29 साल 5 महीने का टाइम लगता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में इनको 10 घंटे 40 मिनट लगते हैं, और इनकी चंद्रमा की संख्या 83 है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा किसके पास है, तो हमारे अपने सबसे ज़्यादा चंद्रमा जो है हमारे अपने शनि के पास है। अब आते हैं यूरेनस जो है वो सूर्य के चारों परिभ्रमण काल इनका 84 ईयर का होता है, मतलब 84 साल का, और अपने अक्ष पर परिभ्रमण करने में इनको 17 घंटे 14 मिनट लगते हैं, और इनकी चंद्रमा की संख्या 27 है। मतलब सबसे ज़्यादा चंद्रमा जो है वो शनि के पास है, और उसके बाद बृहस्पति के पास है। शनि के पास 83 है और बृहस्पति के पास 80 है, और नेपच्यून की जो है वो सूर्य के चारों ओर 164 साल टाइम लगता है, क्योंकि जो जितना ही दूर होता है ना उनका परिभ्रमण करने का उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर दूरी से घूमे किसी चीज़ के इर्द गिर्द तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, और अपने अक्ष पर घूर्णन करने का इनका टाइम है जो है 16 घंटे 7 मिनट का। उनकी चंद्रमा की संख्या जो है वो 14 है। आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, तो ये ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं, और ये चट्टानों से बने होते हैं। जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह हैं। आप यहाँ डायग्राम में देखे होंगे, ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये जो क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, उसके जो अंदर वाले ग्रह हैं जैसे पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, ये सारे ग्रह जो है ये आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। और इसके बाहर वाले जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, सॉरी नेपच्यून आपको दिख नहीं रहा है, ये है नेपच्यून, ये जो है ये वाम ग्रह, मतलब बाहर के ग्रह, इसको वाम ग्रह कहते हैं।
ठीक है, वाम ग्रह। तो हमारे जो अंदर वाले ग्रह होते हैं, मतलब ये चारों जो ग्रह हैं, ये बुध, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, ये चारों जो ग्रह हैं ये चट्टानों से बने हुए हैं। और इसके बाद ये बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जो बाहर वाले ग्रह हैं, ये गैस से बने होते हैं, गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, और ये सूर्य से बहुत दूर हैं। वाम ग्रह जो हैं वो सूर्य से बहुत दूर हैं, और ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हुए हैं। इनके और इनके अंदर आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, जो मैंने अभी आपको दिखाया। अब बात करते हैं अपने पृथ्वी की। पृथ्वी पहले सौर मंडल की बात करते हैं, वो थोड़ा पेज उलट गया था। सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल में सूर्य जो है वो सौर मंडल का मुखिया होता है। मुखिया मतलब समझे, एक जगह मतलब केंद्र में स्थित है। आपने इधर डायग्राम में देखा, एक बार और मैं दिखा देती हूँ। ये जो सूर्य है ये बीच में स्थित है, और इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार, मतलब पूरा गोल नहीं, गोल से थोड़ा सा ऐसे होकर के ये लोग चक्कर लगाते हैं, सारे ग्रह जो है इनके आगे पीछे। तो सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है, बहुत बड़ा तथा अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है, और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल मतलब इसका गुरुत्वाकर्षण बल, एक तरह से वो जो सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसमें बहुत तेजी ऊष्मा होता है, पर हम महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर मतलब आप समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर है, और इसलिए हम इसके इतने गर्मी का एहसास नहीं कर पाते हैं, पर इसमें बहुत तेज ऊष्मा निकलती रहती है। ये गर्म गैस से ही बना हुआ है। और सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और जानिए कि रोमन कहानियों में शोल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता था, और सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, और यही कारण है कि सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम। ठीक है, और एक चीज़ और कि जो सूर्य ग्रह और चंद्रमा या सूर्य प्रकाश ग्रह और चंद्रमा जो है वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये बताया कौन? तो इन्हें बताने वाले हैं आर्यभट्ट, जो भारत के ही खगोल शास्त्री थे, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ये मैंने इस नोट्स में लिखा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही लोगों को पता होगा ये चीज़। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रह में। हमारा जो सौर मंडल है वो 8 ग्रह से बना है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं, पहले हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इसको ऐसे तो याद हो जाता है ये, क्योंकि क्षुद्र ग्रह के अंदर वाला जो भाग है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाहर के बाद है बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। अगर आपको नहीं याद होता है तो उसको याद करने का एक ट्रिक दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी के बुक में ही। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नस। इसमें एम से हो गया मरकरी, वी से हो गया वेनस, ई से अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस तथा एन से नेपच्यून। ऐसे करके आप इसका मतलब फर्स्ट लेटर से हर वर्ड के फर्स्ट हर वर्ड के फर्स्ट लेटर से आप इसको याद कर सकते हैं। MVEMJSUN, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ये याद करने के लिए एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और ये
ये रास्ते जो हैं दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, मतलब बहुत ही बड़ा वृत्ताकार में फैले हुए हैं, और ये कच्छा कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें जो कहते हैं वो कच्छा कहते हैं। और बुध जो है वो सूर्य के सबके नज़दीक का तारा है। अभी मैंने आपको बताया कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो बुध है वो सबसे नज़दीक का तारा है। ये मरकरी। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये चीज़ याद रखिए, क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, या जुड़वा बहन, पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सा है। तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। और पहले हम लोग पढ़ते थे कि प्लूटो भी मतलब 9 ग्रह हैं, जिसमें एक आता था प्लूटो। लेकिन प्लूटो को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक हुई थी उनकी अगस्त 2006 में, उस बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, एक खगोलीय पिंड था जिसका नाम था 2003 UB 313 सीरस, और एक था सीरस। उन दोनों की तरह ही प्लूटो है, जिसको बौने ग्रह कहा जा सकता है। ये ग्रह के श्रेणी में नहीं आते हैं, ये बौने ग्रह के से, इसलिए प्लूटो को जो है वो ग्रह से हटा दिया गया और बौने ग्रह में के श्रेणी में शामिल कर दिया गया। अब पढ़ते हैं सूर्य ग्रह, पढ़ते हैं पृथ्वी। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। पहले बुध है, उसके बाद मंगल है, ये सॉरी शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। हाँ, और आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आकार कहा जाए तो यह 5वां आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चिपटी है। अगर पृथ्वी को आप देखें तो ऊपर और नीचे दोनों तरह से, जैसे ये ध्रुव है इनका, जिनका वहाँ से थोड़ी चिपटी है, जिसका इन्हें भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। अब अगर पानी नहीं रहेगा और वायु नहीं रहेगा तो हम जी नहीं सकते हैं, क्योंकि ना पानी के बिना कोई जी सकता और ना ही वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना। और वायु में जीने के लिए आवश्यक गैस पृथ्वी पर ही मौजूद है, और ये गैस अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिक और ग्रह पे भी खोज रहे हैं, पर मिला नहीं है अभी तक। इस कारण पृथ्वी जो है सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, अनोखा ग्रह। और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो नीले रंग की दिखती है। ठीक है, क्योंकि उसके दिखने का कारण है क्योंकि इसका 2/3 जो है वो सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा के हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। मैंने आपको पीछे इधर लिखवाया था कि पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो सिर्फ एक यहाँ है। पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो एक ही है। तो और इसका व्यास जो है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब अगर पृथ्वी, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी का जो व्यास है इसके व्यास का 1/4 है, मतलब पृथ्वी इसके 4 गुना बड़ी है। और इसका जो ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हैं कि जो सूर्य जो था वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे था, और ये सिर्फ 3,84,400। कि सूर्य हमसे कितनी दूर है।
फिर भी उसका गर्मी के दिनों में उसका जो गर्मी होती है वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। और एक इसमें तथ्य दिया हुआ है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखे। ठीक है। और जो भारत के व्यक्ति थे वो इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि भारत के थे राकेश शर्मा, जिन्होंने सबसे पहला कदम अपना पृथ्वी पे रखा था। अब आगे आते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन में पूरा करता है, एक चक्कर। ठीक है। और इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है, मतलब 27 दिन में यह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी चारों तरफ घूम रहा है। और इसी के कारण, यही कारण है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा जब उतना ही समय 27 दिन का समय लगता है अपने अक्ष पे घूमने में, तो पृथ्वी से जो है जैसे जैसे वो घूमता है ना, वैसे वैसे एक ही उसके एक तरफ का भाग हमें कभी दिखाई नहीं देता, एक साइड का पीछे का, उसका सिर्फ एक ही साइड का भाग हमें दिखाई पड़ता है। अब आते हैं उपग्रह के बारे में बात करते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे अभी हमने चंद्रमा के बारे में पढ़ा, चंद्रमा जो है वो भी उपग्रह के श्रेणी में ही आता है। उसी प्रकार चंद्रमा चारों उसी पर चक्कर लगाता है जिस पर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार जो चंद्रमा उपग्रह है वो सूर्य के चारों वो ग्रहों के चारों चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। इन पिंडों को हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया कि क्षुद्र ग्रह के अंदर वाला भाग जो होता है वो आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, जो चट्टानों से बने हैं, और उसके जो बाहर वाले भाग होते हैं वो गैस से और कोई तरल लिक्विड पदार्थ से बने हुए हैं। तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह ग्रह के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। बात है उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। और ये उल्का पिंड के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। गड्ढे बन जाते हैं, ऐसा गड्ढा बहुत सारा आपने पढ़ा होगा या नहीं भी जानते होंगे। मैं आपको बता दूँ फिर भी जानकारी के लिए कि ये वो जो गड्ढे होते हैं उसमें फिर पानी जमा हो जाता है और वहीं झील वगैरह बनते हैं। अब आते हैं आकाशगंगा। आकाश, आप कभी छत पर रात में गर्मी के दिनों में तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर एक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा होगा। ये दिखता है दोस्तों जब चंद्रमा नहीं निकलता है, अंधेरी रातों में। यह लाखों तारों का समूह है और इसे ही हम आकाश गंगा कहते हैं। तो इसको आप लिखेंगे, आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह लाखों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। हमारा जो सौर मंडल है इस आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा करोड़ों
तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। मतलब आकाश गंगाओं में करोड़ों तारे रहते हैं, बादलों तथा गैसों की एक मतलब आकाश गंगा बहुत बड़ा होता है। और प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस कारण ही इसका नाम आकाश गंगा पड़ा है। ठीक है। और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं, इधर आपको समझने के लिए एक डायग्राम बना हुआ है, मैंने बनाया है। ये मान लीजिए छोटा वाला जो है ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी से हम रहते हैं, ये हम हैं, और हम जो रहते हैं वो पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। पृथ्वी जो है वो सौरमंडल में है, और सौरमंडल जो है आकाश गंगा में है, और आकाश गंगा जो है ब्रह्मांड में है। हमारे आकाश गंगा में मैंने अभी आपको इधर पढ़ाया कि हमारे आकाश में जो करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इधर आकाश गंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की प्रणाली है। इसमें बहुत सारा हमारे सूर्य की तरह बहुत सारे तारे इसमें हैं, और इसमें बहुत सारे सौरमंडल भी हैं। ऐसा नहीं है कि आकाश गंगा में सिर्फ हमारा सूर्य और हमारे ही सौरमंडल और हमारे ही 8 ग्रह हुआ, इसमें बहुत सारे तारे हैं तो ग्रह भी होंगे उनके अपने, बादल और गैस की एक प्रणाली है। यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों। इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, और किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं? इस दोनों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हम फिर कल क्लास 6 का सेकंड चैप्टर लेके आते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम नया वीडियो डालें तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।